ना नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। कल हमने देख लिया था कि रोलिंग फ्रिक्शन ज्यादा इजी होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, इसलिए मोस्टली जैसे कि यहाँ ड्रम को रोल करके अगर ले जाओगे तो जल्दी चला जाएगा, बट अगर स्लाइड करके ले जाओगे तो उस पर टाइम लगेगा। ठीक है, तो वही अब हम आ जाते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, फ्रिक्शन के क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। If you are able to walk on the ground, hold objects and fix a nail on the wall, these are all because of friction. अगर हम ग्राउंड पे खड़े हो रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को अगर पकड़ सकते हैं या फिर अपन जो नेल है उसको वॉल पर लगा सकते हैं, तो वो सब किसकी वजह से हो रहा है? फ्रिक्शन की वजह से होगा। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम ये कुछ भी नहीं कर सकते। If there were no friction, we would slip on the floor while walking, we would not be able to hold a pencil or fix a nail on the wall. अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम फिसल जाएंगे, बहुत चलते चलते गिर जाएंगे, चल खड़े ही नहीं हो पाएंगे, आप फिसलते रहेंगे। या फिर जो पेंसिल को अगर आप पकड़ रहे हैं तो वो हाथ से निकलती जाएगी, नेल को अगर आप वॉल पे लगाना चाह रहे हैं तो वो भी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, फ्रिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। फ्रिक्शन बहुत जरूरी है इस वर्ल्ड में। ऑल मशीन्स हैविंग गियर्स, पुलीज एंड रोलर्स रिक्वायर फ्रिक्शन टू वर्क। हर मशीन में ये तीनों चीजें होती हैं, ऑलमोस्ट पुलीज, रोलर्स या गियर्स होते हैं, ताकि सारी जो मशीन है वो अच्छी तरह वर्क करें। वो किसकी वजह से वर्क करती हैं? उन सबको वर्क करने के लिए क्या जरूरत है? फ्रिक्शन जरूरत है, मतलब कांटेक्ट में आना जरूरत है। विदाउट फ्रिक्शन वन पार्ट ऑफ द मशीन विल नॉट बी एबल टू मूव ओवर अनदर पार्ट ऑफ द मशीन। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो कोई भी पार्ट एक दूसरे पार्ट के ऊपर नहीं जा पाएगा, मूव नहीं कर पाएगा, एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएगा। जब मूव नहीं करेगा तो उस मशीन का क्या मतलब? अगर वो चल नहीं पा रही है, वो काम नहीं कर रही, फिर तो वो खराब ही है, उसको ऐसे ही रख दो। ब्रेक्स इन ऑल व्हीकल्स वर्क ऑन फ्रिक्शन। और जो ब्रेक्स होते हैं व्हीकल्स के अंदर वो किस पर वर्क करते हैं? फ्रिक्शन पर ही वर्क करते हैं। डज फ्रिक्शन हैव एनी डिसएडवांटेजेस? क्या फ्रिक्शन के कोई डिसएडवांटेजेस हैं? तो हैं, फ्रिक्शन के भी डिसएडवांटेजेस हैं। ऑल मशीन्स हैव फ्रिक्शंस, ड्यू टू दिस फ्रिक्शन द मशीन पार्ट हीट अप एंड लूज एनर्जी, दिस ब्रिंग्स डाउन द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन। अब फ्रिक्शन है तो वो दो जब एक साथ मिलते हैं पार्ट्स तो उनके बीच में फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन जब बनता है तो हीट निकलती है, और साथ ही में जो उसकी ऑब्जेक्ट है उसकी एनर्जी भी होती है वो कम हो जाती है। इससे क्या होता है? मशीन का काम करना थोड़ा कम हो सकता है अगर फ्रिक्शन वहां पर ज्यादा रहे तो डिसएडवांटेजेस भी हो गए फ्रिक्शन के ये। फ्रिक्शन ऑल्सो ब्रिंग अबाउट वियर एंड टीयर इन द मशीन पार्ट। और फ्रिक्शन से क्या होता है? कभी कभी मशीन के पार्ट जो होते हैं वो टूट जाते हैं, घिर जाते हैं। दे हैव टू बी कॉन्स्टेंटली रिप्लेस टू मेक देम रन स्मूथली। और फिर उन्हें आपको कॉन्स्टेंटली रिप्लेस करना पड़ता है, नए लगाने पड़ते हैं, या उसके अंदर ही कुछ ना कुछ चीजें करना पड़ती है जिसकी वजह से वो अच्छे से काम कर पाए। वरना अगर वो काम नहीं कर पाएंगे तो वो फिर मशीन का क्या मतलब? जो हमें हमें ज्यादा मेहनत करना पड़े, मशीन कुछ काम ना करे। टायर्स ऑफ व्हीकल्स हैव ग्रूव्स टू प्रोवाइड बेटर ग्रिप ऑन द रोड। ये जैसे कि ये टायर है, ग्रूव्स है, ठीक है, इनके जो बीच में जो डिजाइन बनी हुई ना, इन्हें क्या कहा जाता है? ग्रूव्स कहा जाता है, ताकि एक अच्छी ग्रिप बनी रहे रोड के ऊपर। हाउएवर दे गेट worn आउट ड्यू टू फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है? जैसे कि नया टायर और पुराने टायर में डिफरेंस आप इजीली बता सकते हैं। ये नया टायर है, ज्यादा यूज करा हुआ नहीं, और ये पुराना टायर बहुत यूज करा हुआ, सारे इसकी जो डिजाइन थी या शेप्स थे वो सारे डिस्ट्रॉय हो चुके, खत्म हो चुके। किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। टायर्स हैव टू बी रिप्लेस्ड इफ दे गेट worn आउट। और अगर टायर अगर फट जाता है कहीं से या टूट जाता है तो उसे फट जाता है तो उसे हमें रिप्लेस करना होता है। फटी हुई टायर से कोई भी चीज नहीं चलती। फ्रिक्शन हैज बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, दैट इज व्हाई फ्रिक्शन इज कॉल्ड नेसेसरी इविल। इसलिए फ्रिक्शन को क्या कहा जाता है? नेसेसरी एविल कहा जाता है, क्योंकि इसके एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेजेस भी, पर दोनों ही हमारे लिए जरूरी है। एडवांटेजेस हैं तो हम उसका फायदा भी उठा रहे हैं, डिसएडवांटेजेस तो हम उन्हें हटाकर, मतलब उनको नेग्लेक्ट कर कर काम भी कर रहे हैं कंटिन्यूसली हमारा। तो इसीलिए एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बहुत ज्यादा जरूरी है। किसमें? फ्रिक्शन में। और फ्रिक्शन को क्या कहा जाता है? नेसेसरी इविल, मतलब जरूरी भी है पर खराब है वो। एविल मतलब खराब ही होता है, तो जरूरी खराब, ठीक है, जरूरत की चीजें पर खराब है वो, तो इसलिए उसको नाम दिया गया नेसेसरी इविल। नाउ मेथड्स टू मिनिमाइज फ्रिक्शन। किस तरह से आप फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं? Friction can be eliminated, however it can be minimized. Cannot be eliminated, however it can be minimized. Friction को आप बिल्कुल हटा नहीं सकते, अगर हटा दिया तो फिर कोई मतलब का ही रहेगा वो, बट हाँ आप उसको थोड़ा कम कर सकते हैं।
फॉलोइंग आर द वेरियस मेथड्स बाय विच फ्रिक्शन कैन बी मिनिमाइज। कुछ मेथड्स हैं यहाँ पर जिससे आप फ्रिक्शन को मिनिमाइज कर सकते हैं, जैसे कि friction can be reduced by applying lubricants such as oil or grease between the moving part of a machinery। आप क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन में कोई तेल लगा सकते हैं या ग्रीस या ऑयलिंग करवा सकते हैं, ताकि जो पार्ट है, मशीन का जो पार्ट है, वो इजीली मूव कर जाए। इसलिए तो साइकिल में हम लोग ऑयलिंग करवाते हैं, ठीक है, ग्रीस डलता है गाड़ियों में, ताकि क्या हो, मशीन के बीच का जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाए और वो हीट भी लूज ना करे और वो स्मूथ सरफेस हो जाता है, तो इजीली मशीनरी पार्ट जो है वो मूव कर सकता है। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय स्मूथिंग द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। फ्रिक्शन को आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, जब दो सरफेसेस जो कांटेक्ट में आ रहे हैं उनको बिल्कुल स्मूथ बना दो, उसमें कुछ भी रफनेस मत रखो, तो कोई फ्रिक्शन बहुत कम हो जाएगा, इजीली वो काम कर जाएगा। स्मूथनिंग रिड्यूस द रफनेस एंड रिड्यूस द इंटरलॉकिंग बिटवीन द इरेगुलरिटीज of the two surfaces in contact, thereby reducing the friction। अब फ्रिक्शन आप स्मूथनिंग जब करते हैं तो स्मूथनिंग में क्या होगा, जो भी रफनेस है या इरेगुलरिटीज है वो बिल्कुल हट जाएगी, बिल्कुल प्लेन सरफेस हो जाएगा। प्लेन सरफेस के ऊपर आप स्लाइड करके भी जा सकते हैं, चलना जरूरी है। जैसे अब होता है ना, बहुत से बच्चे स्कूल में जैसे फिसल फिसल के जाते हैं, क्योंकि वहां पर सरफेस होता है बहुत स्मूथ होता है, कोई इरेगुलरिटीज होती है। पर ग्राउंड पे वो कर सकते हैं क्या, वो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते ग्राउंड पे, क्योंकि ग्राउंड पे फ्रिक्शन ज्यादा है, वहां पर पत्थर हैं, कंकर हैं, तो वो चुभ सकते हैं और वो बीच में क्या हो सकते हैं, एज अ बैरियर काम कर सकते हैं। इस वजह से फ्रिक्शन वहां पर बहुत ज्यादा रहता है। पर स्मूथ सरफेस होता है, क्लासरूम्स में आप स्लाइड करके आ जाते हैं कुछ बच्चे, तो वो क्या होता है, वो वहां पर फ्रिक्शन बहुत कम होता है। इसलिए अगर स्मूथ सरफेस होगा तो आप अगर सरफेस को स्मूथ कर देते हैं, दोनों ही सरफेसेस को, तो वहां पर फ्रिक्शन बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा। If there are rotating parts in the machine, they can be connected using ball bearing। बॉल बेरिंग का पिक्चर दिया हुआ है आपको, बेरिंग का पिक्चर आपने देखा भी होगा, ये किसी ने, बहुत सारे बच्चों ने तो ऑलमोस्ट देखा ही होगा ये, ठीक है। बॉल बेरिंग होता है, ball bearing help in reducing friction as the relative motion between two surfaces slide over each other is converted to rolling motion। अब क्या होता है, जब ये दो सरफेसेस मिलते हैं तो अगर रोलिंग फ्रिक्शन वहां पर होगा तो इजी होता है। रोलिंग फ्रिक्शन आपने देखा ही, रोलिंग से चीजें जो है वो जल्दी चली जाती हैं, जल्दी वहां पर फ्रिक्शन बहुत ही कम हो जाता है। तो क्या होता है, यहाँ पर इजीली आप उससे ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। तो वही अगर मशीन के अंदर भी बॉल बेरिंग लगा देंगे आप, तो उससे क्या होगा, मशीन जो है वो इजीली वर्क कर सकते हैं। जहां पर लग सकता है वहां लगा सकते हैं। तो हर चीज में तो बॉल बेरिंग नहीं लगा सकते ना, पर जहां पर आप लग सकता है, चांसेस हैं, तो आप वहां पर फ्रिक्शन कम कर दीजिए। This reduces the friction between two surfaces in contact because as we know rolling friction is less than sliding friction। अब ये क्या होता है, फ्रिक्शन बीच में का कम हो जाता है और इससे क्या होता है, स्लाइड रोलिंग फ्रिक्शन, और हमें पता है ये रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो लेस देन होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, तो आप इजीली कर सकते हैं, इसमें रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन का हिंदी का मतलब होता है टकराव। जब चीजें टकराती है ना तो उसे कहा जाता है फ्रिक्शन। अब ऐसे आप समझोगे तो समझ नहीं आएगा, बट फ्रिक्शन आप स्मूथ सरफेस, जैसे कि आपकी चप्पल भी अगर स्मूथ है, सरफेस भी स्मूथ, आप फिसल सकते हैं, तो वहां पर फ्रिक्शन बहुत कम है। चप्पल स्मूथ है और सरफेस रफ है तो आप इजीली चल सकते हैं वहां पर, क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो फ्रिक्शन इसलिए एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस दोनों कहा जाता है। अब किसी ने मुझसे पूछा था कि हिंदी मतलब क्या होता है, तो मैंने आपको बता दिया। Another method to reduce friction due to air resistance or resistance when an object move in a liquid is streamline the shape of the body। अगर आपको फ्रिक्शन reduce करना है तो एयर के रेजिस्टेंस के से भी हो जाता है रिमूव, या फिर आप उस ऑब्जेक्ट का जो शेप है उसको चेंज कर दें, तो भी फ्रिक्शन बहुत कम हो सकता है। The resistance offered by the fluid, that is air or liquid, against the motion of an object is known as drag force। और अगर जो रेजिस्टेंस होता है फ्लूइड के अंदर अगेंस्ट द मोशन, जो चल रहा है उसके अगेंस्ट अगर काम करता है वो, तो उसे कहा जाता है ड्रैग फोर्स, ठीक है। अगेंस्ट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट होता है तो उसे कहा जाता है ड्रैग फोर्स। स्ट्रीमलाइनिंग इज द शेप is to shape the object in such a way that it present very little resistance, that is drag force, while moving through air or liquid, thereby increasing its speed। अगर आप चाहते हैं फ्रिक्शन कम हो तो आप जो भी ऑब्जेक्ट है उसका शेप ऐसा बना लें, स्ट्रीमलाइन शेप बना लें, जिसकी वजह से क्या हो कि एयर और या फिर लिक्विड के कांटेक्ट में वो आ भी जाता है अगर, तो इजीली वो उससे पास हो जाए। जैसे स्ट्रीमलाइन बॉडी आपने
पढ़ा था, 6th क्लास में पढ़ा होगा या 7th क्लास में भी पढ़ा होगा कि स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है फिशेस की, आगे से और पीछे से पतली होती है और बीच से मोटी होती है। तो पीछे से और आगे से जब पतली होती है तो इजीली वो कट करके निकल जाती है वाटर को। स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है बर्ड्स की, तो वो एयर को कट करके इजीली निकल जाती है, मतलब वहां पर जो ड्रैग फोर्स होता है उसको कट करके वो चली जाती है। स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब आपको इसलिए मैंने फिशेस और बर्ड के एग्जाम्पल से बताया ताकि आप इजीली समझ जाए। ठीक है, अब ये कुछ मेथड यहाँ पर दिया जैसे एरोफिल, द शेप ऑफ एन एयरक्राफ्ट विंग मिनिमाइज ड्रैग। अब एयरक्राफ्ट का विंग जो होता है ना वो भी फोर्स को कम कर देता है, स्ट्रीमलाइन शेप होता है उसका। फिर स्फीयर शेप होता है, तो राउंड ऑब्जेक्ट सच एज बेसबॉल एक्सपीरियंस अ मीडियम अमाउंट ऑफ ड्रैग। इसके अंदर थोड़ा ड्रैग लगता है बट ज्यादा नहीं लगता, ठीक है, यहाँ पे सबसे कम होता है। अब फ्लैट सरफेस में क्या होता है, बहुत ज्यादा फ्लैट एजेस ऑब्जेक्ट सच एज बॉक्सेस एक्सपीरियंस अ हाई अमाउंट ऑफ ड्रैग। इसलिए तो अब देखो स्ट्रीमलाइन बॉडी जो होती है उसको भी मूव करना आसान हो सकता है हमारे लिए, वो इजीली हवा या पानी को कट करके निकल सकती है, ठीक है। स्फेयर पार्ट में भी थोड़ा बहुत निकल जाएगा वो, बट स्क्वायर पार्ट अगर रहेगा तो उसको टाइम लगेगा निकलने में। क्लियर है, तो ये था आपके कुछ शेप्स बता रखे थे आपको। नेक्स्ट है आपका मेथड टू इंक्रीज फ्रिक्शन, ये लास्ट टॉपिक है आपकी बुक का, क्या क्या मेथड्स होती हैं उस फ्रिक्शन बढ़ाने की वो हम देखते हैं। Sometimes it is necessary to increase friction between surfaces. अब बहुत जरूरी होता है कभी कभी कि हम surfaces के बीच में स्क्रीन को जो है वो स्क्रीन इज नॉट विजिबल। Or if you can see the page, or if you can, if it is visible to all of you, then give thumbs up. Great. Okay. Now last topic है हमारा हाउ टू इंक्रीज फ्रिक्शन, कैसे हम फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो इंक्रीज द रफनेस ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट, अगर आप रफनेस बढ़ा देंगे सरफेस के, मतलब उसके ऊपर रफ चीजें हो जाएंगी तो वैसे ही फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। जैसे कि एज द सरफेस बिकम रफ द इरेगुलरिटीज ऑफ द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट बिटवीन इंक्रीजेस देयरबाय इंक्रीजिंग द फ्रिक्शन। और जैसे ही अगर सरफेस रफ होगा तो इरेगुलरिटीज बढ़ जाएंगी, वहां पर इरेगुलरिटीज अगर बढ़ जाती है तो चलना मुश्किल हो सकता है या किसी चीज को ले जाना मुश्किल हो सकता है, तो वहां क्या हो गया, फ्रिक्शन बढ़ गया। इंक्रीज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या फिर आप ऑब्जेक्ट का वेट, जो वेट है उस ऑब्जेक्ट का उसे बढ़ा दीजिए तो भी फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। एज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस द ऑब्जेक्ट फर्दर press down onto the surface, therefore the irregularities get interlocked more and friction is increased। अगर वेट ज्यादा होगा, जैसे अगर सूटकेस के अंदर 5 किलो सामान सकता है, आप 10 किलो भर के ले जाओगे तो आपके लिए मुश्किल होगा उसे चलाना, ठीक है, चाहे उसमें व्हील्स लगे हो। बट अगर सरफेस अगर इरेगुलर होगा, मतलब जैसे कि अगर आप अपना स्कूल का ग्राउंड है, पीछे वाला ग्राउंड है, वहां पर अगर आप चलाएंगे उसे तो वहां पर आपके लिए सूटकेस चलाना बहुत मुश्किल है एज कम्पेयर टू द क्लासरूम और हमारे वरांदाज में, ठीक है। तो वहां पर फ्रिक्शन बढ़ गया है। कहाँ पर फ्रिक्शन बढ़ा है, ग्राउंड में फ्रिक्शन बढ़ गया है और क्लासरूम्स और वरांदाज में फ्रिक्शन कम है। ऐसे ही दो तरीके से बढ़ा सकते हैं आप फ्रिक्शन, या तो सरफेस रेगुलर कर दें या फिर वेट बढ़ा दें ऑब्जेक्ट का। अब ऑब्जेक्ट अगर हैवी होगा तो चलाना वैसे ही मुश्किल हो जाएगा, तो हम लोग उसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है, हम लोग उसे इजीली नहीं ले पाएंगे। क्लियर है इतना। अब आपका, अब ये चैप्टर तो अब यही खत्म हो गया, तो हमारी क्लास आज जल्दी खत्म हो जाएगी। तो आपका होमवर्क रहेगा ये कि आप इसको अच्छे से पढ़ें एक बार, ताकि आपको कोई डाउट ना हो। क्लियर है, बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत छोटा भी चैप्टर रहा है ये आपका। और ट्राई करेंगे बुक एक्टिविटीज आप लोग सॉल्व करने, अगर बुक एक्टिविटीज आप लोग सॉल्व करेंगे तो मोस्ट ऑफ द थिंग आपको समझ आ जाएगी और मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आप लोगों ने किया ये। और वैसे तो मैं आपको बुक एक्टिविटीज, सॉल्व बुक एक्टिविटीज आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी गूगल क्लासरूम में, ठीक है। तो ये आज की आपकी क्लास यही होती है।